नमस्कार। हरियाणा कैडर के 52 साल के दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी मौत की वजह ने एक बड़े भ्रष्ट और साजिशकर्ता सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। पहले मामला समझ लेते हैं और फिर ये सिस्टम कैसे काम करता है वो भी समझेंगे। मामला यह है कि 7 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास हरियाणा कैडर के 52 साल के जो दलित आईपीएस अधिकारी थे वाई एस पूरन कुमार, उन्होंने अपने चंडीगढ़ में जो घर है सेक्टर 11 में उसके बेसमेंट में खुदकुशी कर ली और इसके साथ ही उन्होंने एक 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। इस सुसाइड नोट ने पूरे हरियाणा पुलिस के सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है, सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। इस नोट में जो लिखा है उसको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर किसी को परेशान करना है तो कैसे उसे टारगेट किया जाता है, इस नोट के माध्यम से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो पता चलते हैं और पूरे देश के सरकारी सिस्टम में यही फॉर्मूले आजमाए जाते हैं। इस नोट में लिखा था कि मुझे मंदिर जाने पर टारगेट किया गया, यानी कि जो पुलिस परिसरों में जो मंदिर बने होते थे वहां उनको नहीं जाने दिया जाता था और जब वो जाते थे तो कहीं ना कहीं तानेबाजी होती रहती थी, जैसे भीमराव अंबेडकर के साथ। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी छुट्टियों को मंजूरी नहीं दी गई, जिसके कारण वो अपने पिता की मृत्यु से पहले उनसे आखिरी बार नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि मेरे प्रमोशन रोके गए और ऐसी जगह पोस्टिंग दी गई जिसका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्वहीन पोस्टिंग। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे खिलाफ झूठे केस तैयार किए गए। मैंने बार बार जो आला अधिकारी थे उनको शिकायत भी की, लेकिन मेरी जाति ने मेरे हक को निगल लिया। 2020 से लगातार जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, सार्वजनिक अपमान किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और मेरे ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये साजिशें की गई हैं। अब ये असहनीय हो गई हैं। ये एक आईपीएस का दर्द था, गुस्सा था, उनकी लाचारी भी थी। इस नोट में उन्होंने अपने ही विभाग के 9 जो काम कर रहे आईपीएस है उनकी, एक रिटायर्ड आईपीएस और 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों का नाम लिया है और कहा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। और इस खत को लिखकर उन्होंने खुद को गोली मार दी। दलित आईपीएस पूरन कुमार ने सिर्फ मौत नहीं चुनी, उन्होंने उस सिस्टम के खिलाफ आखिरी बयान दिया जो दलित अफसरों को आज भी बराबर नहीं मानता है। आज के जमाने में ये सच है, बड़ा कड़वा सच है। ये होता है सिस्टम कि कैसे परेशान किया जाता है, कैसे साजिशें चली जाती हैं और लगभग हर सरकारी विभाग में ये चलता है। पूरन कुमार का संघर्ष कोई एक दिन का नहीं है, ये 2020 से लगातार चल रहा है, जब उन्होंने तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था। 2022 में सिरसा में एक अवैध मंदिर का जब उन्होंने निर्माण रोका तो उन्हीं पर जांच बैठा दी गई। इसके अलावा 2023 में उन्हें आईजी होमगार्ड्स के नाम पर एक ऐसे पद पर भेज दिया, ऐसी पोस्टिंग पर भेज दी जो सिर्फ कागजों में मौजूद था, यहाँ कुछ काम था नहीं। पूरन ने 2024 में मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आईपीएस अफसरों के बीच भेदभाव खत्म करें, लेकिन दलित अफसरों के प्रमोशन, उनकी पोस्टिंग, सब कुछ जाति देखकर ही तय हो रहा है। लेकिन सुनता कौन है? अगर कोई सुनने वाला होता तो आईपीएस पूरन अभी जिंदा होते। और अब 2025 में जब उन्हें सनारिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरी आखिरी पोस्टिंग है, शायद अब बचना मुश्किल है। लगता है पूरन ने मन बना लिया था कि अब इस परेशानी से तंग आकर जिंदगी को ही अलविदा कह देंगे। पूरन कुमार ने सुसाइड करने से पहले अपनी पत्नी जो आईएएस हैं अमनीत पी कुमार को लगातार 15 फोन कॉल्स किए थे, लेकिन अमनीत हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान के आधिकारिक दौरे पर थी, जिसके चलते वो फोन नहीं उठा पाई और वो कॉल शायद आखिरी मदद की पुकार थी या आखिरी बार किसी को बताने की कोशिश थी कि मैं हार गया हूं, कि मेरी जाति ने मुझे हरा दिया है। शायद अगर वो कॉल उठा लेती तो समझाती, बुझाती और पूरन को खुदकुशी करने से रोकती। अब पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, वो उस वक्त सरकारी कार्यक्रम के चलते जापान में थी। उनका दावा है कि डीजीपी के निर्देश पर पूरन को फंसाने की साजिश की जा रही थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पति ने इस मामले को लेकर डीजीपी कपूर से संपर्क भी किया था, लेकिन उन्होंने मामले को दबा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति ने रोहतक एसपी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। अवनीत ने आते ही चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर की मांग की, नाम लिया हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह
कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया का। अवनीत ने यह भी कहा कि मेरे पति को सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया। डीजीपी कपूर ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई और अब मेरे पति मदद मांगने गए, तब सिस्टम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनकी मांग साफ है कि इन पर SC/ST एक्ट और बीएनएस की धारा 108 के तहत एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो, डीजीपी और एसपी की गिरफ्तारी हो। लेकिन ये तो होने से रहा, क्यों, ये भी बताते हैं। वहीं जब मीडिया ने डीजीपी कपूर और एसपी बिजरानिया से संपर्क किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया और कोई जवाब भी नहीं दिया, नहीं कोई उनकी तरफ से अभी तक बयान आया है। अब सोचिए, जब आरोप कई अफसरों पर लगे हों तो क्या वे इतनी आसानी से फंस जाएंगे जब तमाम अफसर घिरे हों। अब ये सारे के सारे अफसर कोई नए नवेले तो है नहीं कि किसी ने आरोप लगाया और वो कुछ ना करे। सिस्टम को चलाने वाले हैं ये लोग। हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से जोड़कर पूरा मामला मोड़ने की कोशिश की है। वहीं मीडिया का एक हिस्सा इस केस को अंदरूनी विवाद बताकर मामले की गंभीरता को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। और यह भी कहीं ना कहीं इशारा होता है, कहीं से इनको इशारा मिलता है कि इस पर जरा हल्का हाथ रखो, और इसलिए मीडिया हल्का हो जाता है। खैर, अब न्याय मिलता है या नहीं यह अलग बात है, और क्या न्याय मिलेगा, जाने वाला तो चले गया। और इसकी न्याय की जो उम्मीद है, इन लोगों को जो सजा मिलनी चाहिए उसकी उम्मीद भी अब कम है, क्योंकि जिनकी शिकायतें की गई वही तो सिस्टम है, और सिस्टम अपने खिलाफ कोई काम तो करेगा नहीं। बहरहाल, पूरन कुमार जैसे कई लोग होंगे जो हर रोज वर्दी के नीचे इसी तरह मरते होंगे। ये खबर उनके लिए ज्यादा अहम है जो साइलेंट टॉर्चर झेल रहे हैं, बिना सबूत के, बिना आवाज के, बिना इंसाफ के। अब उन लोगों को तय करना है कि कैसे उनको इस सिस्टम के प्रपंचों से खुद को बचाना है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और साजिशकर्ता अफसरों से उनको खुद को बचाना है। हमारी तो बस यही बात है, यही कहेंगे कि अगर आपके साथ भी इसी तरह का प्रताड़ना हो रही है, इसी तरह का शोषण हो रहा है, तो कम से कम अपनी जान तो न लीजिए।